हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। और आज का हमारा वीडियो या जो प्रैक्टिस है ये मुद्रास्फीति या कहें महंगाई या इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि स्फीति को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है। देखिए, स्फीति एक ऐसी दशा है, एक ऐसा काल है जब अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही होती हैं। मुद्रा स्फीति में जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है या ख़रीदने की क्षमता है पैसे की चीज़ों को, वो घट जाती है। यानी मान लीजिए 100 रुपये में आप जितना सामान ख़रीद रहे हो, तो जैसे ही महंगाई बढ़ेगी या मुद्रा स्फीति आएगी तो 100 रुपये में आप उससे कम सामान ही ख़रीद पाएंगे। मुद्रा स्फीति जो है ये बढ़ती हुई कीमतों का एक क्रम होता है। ये बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती हुई कीमतों को महंगाई या मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब लगातार महंगाई बढ़ेगी तो जनता को उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए जो इन चारों ऑप्शंस में से सर्वोत्तम उपाय है उसको पूछा गया है। तो देखिए, जो पहला लिखा है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन और स्फीति होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन TION। तो जो मुद्रा संकुचन है इसे ही मुद्रा विस्फीति भी कहते हैं या अविस्फीति भी कहते हैं। और ये स्फीति का तुरंत उल्टा रूप होता है। ठीक है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। इसका वैसे आंसर बी है, जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ऑप्शन बी, मुद्रा अपस्फीति इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है ये। अब सी पर आ जाइए, ये है मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपनी देश की जो मुद्रा है उसकी विनिमय दर विदेशों की मुद्रा की तुलना में घटा दी जाए। ये निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। तीसरा आपका आ जाता है संस्फीति। संस्फीति को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा की और साख की जो मात्रा है उसमें वृद्धि कर दी जाती है और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। और ये मंदी से छुटकारा पाने के लिए एक क्रिया है। समझ रहे हैं? अगर मुद्रा विस्फीति है या संकुचन है तो जो सरकार उपाय करेगी वो होगी मुद्रा संस्फीति, जिसमें जानबूझकर ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं, ऐसी साख और मुद्रा संबंधित नीतियां अपनाई जाती हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं। जबकि स्फीति में हमें वो तरीका अपनाना है जिसमें वस्तुओं की मूल्य जो बढ़ने की गति है वो घटा दें। तो वो है मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन। अगर आप इंग्लिश के ऑप्शन पर जाएंगे तो इन्फ्लेशन का उल्टा डिसइन्फ्लेशन होता है। आप खुद ब खुद इस पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको समझना है तो ये इस मतलब डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं, नीतियां और उपाय आ जाते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। और मुद्रा विस्फीति और स्फीति नहीं, मुद्रा विस्फीति और अपस्फीति देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि मुद्रा विस्फीति में जो है वो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि जो अपस्फीति है या जो डिसइन्फ्लेशन है ये महंगाई को रोकने के लिए की गई क्रियाएं हैं। ठीक है, तो मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो है मुद्रा अपस्फीति, जिसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि यदि देश में बेरोजगारी की स्थिति है तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा, कीमत स्तर कम हो जाएगा, नियम लागू ही नहीं होता है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर बेरोजगारी की स्थिति है तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत में इसके लिए कोई भी मतलब कोई चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर यह नियम लागू ही नहीं होगा। मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो है वो तो केवल मुद्रा की मांग से संबंधित एक सिद्धांत है, यानी कि वो कीमत स्तर का और मुद्रा के परिमाण या मुद्रा की मात्रा का आपस में संबंध को व्यक्त करता है। 62 के लिए ऑप्शन सी जो है आपका वो सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक होती है। ये कहना सही है, गलत है
या कुछ सीमा तक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो आर्थिक विकास है और ये मुद्रास्फीति है, तो जब मुद्रा विकास की बात आप करते हैं तो कुछ सीमा तक यानी चलती हुई, जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। आर्थिक विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत मंद गति से जो है रेंगती हुई स्फीति, जिसे आप कह सकते हैं, ऐसी स्फीति पाई जाए। क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वो ज़्यादा खर्च करेंगे। इस वजह से हल्की दर से और फिर जब आर्थिक विकास होता है तो नई नई योजनाएं लागू होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है, तो सरकार भी अर्थव्यवस्था में लगातार पैसा डाल रही होती है। तो कुछ सीमा तक तो जो महंगाई है वो बढ़ेगी, और जिसे आप रेंगती हुई स्फीति कहते हैं, तो वो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। मुद्रास्फीति की जो अलग अलग अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं उसमें आपकी आ जाती है रेंगती हुई स्फीति होती है ना, फिर एक आती है आपकी चलती हुई स्फीति, और एक होती है दौड़ती हुई स्फीति। ये 3 मुद्रास्फीति की अवस्थाएं या प्रकार हैं। तो कुछ सीमा तक मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए हर समय आवश्यक होती है, और वो हो ही जाती है अगर आर्थिक विकास हो रहा हो, लेकिन मुद्रास्फीति इतनी नहीं हो कि लोगों की जेब से जो है ऊपर चली जाए। इसके बाद अगला है कि आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता का कारण क्या होता है। तो देखिए, जो आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता यानी रिसेशन जो है, उसका कारण होता है मुद्रा संकुचन। रिसेशन का मतलब मंदी होता है, और मंदी की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है कि जब मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है लेकिन फिर भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो घट जाता है। और जो मुद्रा संकुचन है, इसके लिए 2 कारण बताए हैं प्रोफेसर पीगू ने। पहला कि जो उत्पादन में वृद्धि की मात्रा अगर अधिक हो जाए, और दूसरा उसका मूल्यों में गिरावट आ जाएगी। अगर कोई भी उद्योग या बहुत सारे उद्योग लगातार ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर दें तो फिर उसके मूल्यों में गिरावट आ ही जाएगी। ठीक है, मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे परंतु वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़े। मुद्रा संकुचन एक ऐसी स्थिति होती है जो रिसेशन का एक जो है कारण होता है आर्थिक क्षेत्रों में। यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं कि मुद्रा स्फीति की अवस्था में निम्न वर्ग को आर्थिक लाभ होता है। तो देखिए, जो मुद्रा स्फीति की अवस्था है वहाँ उत्पादक और व्यापारी दोनों ही वर्गों को जो है आपका आर्थिक लाभ होगा। क्योंकि जो उत्पादक हैं या व्यापारी हैं, जो प्रोड्यूसर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी सेलर हैं, उनके पास क्या होता है कि कुछ स्टॉक सामान का पहले से रहता है। ठीक है, तो जैसे ही महंगाई बढ़ती है उन्होंने वो सामान ख़रीदा पुरानी कीमतों पर होता है और नई कीमतों पर उसे बेच देते हैं, या फिर जो नया प्रोडक्शन भी वो करते हैं उसके लिए बहुत सारा उनका रॉ मटेरियल पुरानी कीमतों पर रहता है, उसको भी बेच देते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर वो महंगाई की अवस्था में भी वस्तु का उत्पादन करें तो महंगाई बढ़ रही है इस नाम पर वो अपनी वस्तुओं की ज़्यादा कीमतें भी बढ़ा दें। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी सही है कि मुद्रा स्फीति में आपका उत्पादक और व्यापारिक वर्ग दोनों फायदे में होता है, दोनों को आर्थिक लाभ होता है। इसके बाद अगला है मुद्रा स्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सरकार पर, निश्चित आय वर्ग पर, अनिश्चित आय वर्ग पर, या कि फिर ऋणी वर्ग पर। तो देखिए, जो मुद्रास्फीति है यानी जो आपकी कीमतें हैं चीज़ों की वो लगातार बढ़ रही हैं, आपकी जो मुद्रा है, जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है। तो जैसे जो अनिश्चित आय वर्ग के लोग हैं, अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो उन लोगों के लिए तो आमदनी भी बढ़ रही है, लेकिन निश्चित आय वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जहाँ पर आमदनी तो उतनी ही रहती है, वो नहीं बढ़ पाती है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर 20,000 रुपये पर मंथ मिलते हो और वो उसमें जो है खाने पर 4,000 रुपये खर्च कर रहा हो, है ना, या आप ये सोच लें, चलिए ऐसे सोचें कि वो अगर 20,000 रुपये वो कमा रहा है
और आज उसे जो गैस का सिलेंडर है वो 1,000 रुपये का मिल रहा है। अब मान लीजिए एकदम से गैस का जो सिलेंडर है वो 2,000 का हो जाए, तो जो ये अपना 1,000 रुपये 20 में से गैस पर खर्च कर रहा था, अब उसे 2,000 खर्च करने पड़ेंगे। और जब महंगाई आती है तो किसी एक चीज़ पर नहीं आती, सभी चीज़ें बढ़ती हैं। जो खाने पर वो खर्च कर रहा था उससे ज़्यादा खर्च करेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल और आर्थिक बोझ पड़ता है निश्चित आय वर्ग पर। मुद्रास्फीति जो निश्चित आय वर्ग के लोग हैं, जो सैलरी पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो ठीक रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, ये प्रोफेसर फिशर की बहुत ही मशहूर किताब है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बुक्स और उनके राइटर्स या ऑथर्स बार बार पूछे जाते हैं। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो फिशर ने लिखी है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला है कि साख ने जहाँ एक और अर्थव्यवस्था में धन के असमान वितरण तथा उच्चावचन को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर इसने व्यापार चक्रों को भी जन्म दिया। इस कथन का समर्थन किसने किया? तो देखिए, ये प्रोफेसर हार्ट्रे जो हैं, इन्होंने इस कथन का समर्थन किया। कथन, राइटर, समर्थक सभी पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए, जो हार्ट्रे हैं, इन्होंने व्यापार चक्रों को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना बताया है और अर्थव्यवस्था में धन के असमान वितरण, उच्चावचनों को जन्म देने के लिए इन्होंने साख को जो है जिम्मेदार माना है। साख से संबंधित 2 क्वेश्चन और कि साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है और साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जब साख नियंत्रण की बात आती है, नियंत्रण या कंट्रोल, तो ये होता है आपका आरबीआई द्वारा। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं मतलब क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण की, तो वो व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। ये 2 क्वेश्चंस भी बार बार साख से संबंधित इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर हार्ट्रे यानी ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद अगला है कि साख संसार में व्यापार तथा वाणिज्य के पहिए के तेल, हड्डियों की मज्जा, धमनियों के रक्त एवं हृदय का प्राण है। ये कथन किसका है? तो देखिए, कथन ये है आपका प्रोफेसर डिफो का। यहाँ पर ऑप्शन बी है। इन्होंने बताया है कि साख जो है वो उसी के दम पर व्यापार चलता है, जो किसी हद तक ठीक भी है। अगला है कि भाग निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पर भाग 1 है और नीचे भाग 2 दे रखा है, इन दोनों को मैचिंग करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए छोटा करना पड़ा। तो पहला है कि साख के कारण वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, बेरोजगारी और कीमतों में गिरावट के चिन्ह दिखाई दें। देखिए, जब बेरोजगारी भी है और वस्तुओं की कीमतें भी गिर रही हैं, तो ये स्थिति है आपकी संकुचन या मतलब डिफ्लेशन की। तो पहले वाले के लिए आप दूसरे में से जो भाग बी है उसमें से जो चुनेंगे वो होगा नंबर 2। तो ये होती है संकुचन, यहाँ लिख दें संकुचन। ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी हो और वस्तुओं की कीमतें गिर रही हों। अब दूसरा आ जाता है कि साख के कारण वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के चिन्ह, यानी परिवर्तन आगे और पीछे दोनों तरफ हो सकता है, परिवर्तन लिखा है। कभी कभी मूल्यों में अधिक वृद्धि हो जाती है। तो जब मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो सीधा सा है कि ये स्थिति जब मूल्यों में वृद्धि होती है, ये होती है आपकी स्फीति की, इन्फ्लेशन की। यहाँ पर आप लिखेंगे, ये जो पहला वाला है भाग बी का, उससे के साथ जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि साख के कारण अर्थव्यवस्था में कभी तेज़ी और कभी मंदी की स्थिति दिखाई दे। तो देखिए, ये मेल खाता है आपका व्यापार चक्रों की स्थिति से। यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। व्यापार चक्र ऐसे इनकी प्रकृति होती है, कभी तेज़ी और कभी ये मंदी, और कभी पीक पर पहुँच जाते हैं, ये वो कभी ये ऊपर पहुँच गया, तेज़ी आ गई, नीचे पहुँच गया, रिसेशन आ गया। तो व्यापार चक्रों की प्रकृति ही ये होती है। तो इसको ऑप्शन जो इसमें तीसरी सेंटेंस लिखा है उसके लिए चौथा आपका सही है। इसके बाद है साख के कारण बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपति, जो बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति हैं वो छोटे व्यापारी और उद्योगपतियों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा जाते हैं।
जिससे इन वर्गों के बीच आर्थिक स्थिति में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो देखिए धन का समान वितरण है। जब गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ जाए, जब अर्थव्यवस्था का जो इनकम है, जो जीडीपी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा देश के चंद लोगों के से और एक छोटे से हिस्से में पूरी अर्थव्यवस्था के जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो आ जाए, तो उस स्थिति को हम धन का समान वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तो आपका जो ऑप्शन सही बनेगा वो बनेगा 2, 1, 4, 5। इसको हम नीचे जाके ऑप्शंस में देख लेंगे, जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। 2, 1, 4, 5 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर था। इसके बाद अगला आ जाता है कि मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य भी गिरते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जब जो करेंसी है या मुद्रा है उसकी परचेजिंग पावर गिरती है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी है वो सही है। इसके बाद अगला है संकुचन यानी डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति की सबसे विपरीत स्थिति ये होती है कि मुद्रा संकुचन में क्या होता है कि जो आपका मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ जाता है, वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। इसके बाद अगला है कि जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसी स्थिति जो होती है जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न होती है, तो ये आपकी स्थिति होती है चलन स्फीति। ठीक है, ये चलन स्फीति है। देखिए चलन स्फीति वो अवस्था जिसमें अत्यधिक मुद्रा निर्गमित होने से स्फीति बढ़ जाए या महंगाई बढ़ जाए। दूसरी यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन हम नीचे के तीनों भी बता दे रहे हैं कि साख स्फीति किसे कहते हैं। अब तो देखिए उदार रणनीति के फलस्वरूप जब व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्माण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को जो है आप साख स्फीति कहते हैं। उत्पादन जनित या जो है आपका लागत प्रेरित स्फीति भी इसे ही कहेंगे। ये वो है जब वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए, तो ये आपका उत्पादन जनित या लागत स्फीति हो जाएगा। मांग प्रोत्साहित स्फीति, तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं की तेज़ी से बढ़ती हुई मांग के कारण जब मुद्रा जो है स्फीति आ जाए या वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं, तो मांग प्रेरित स्फीति कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक स्फीति और आ जाती है जिसे हम कहते हैं हीनार्थ प्रेरित स्फीति, जब बजटीय स्फीति। तो देखिए जब बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अतिरिक्त नोट छापती है, तो वो हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है और इस कारण से आई हुई स्फीति को हम हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहते हैं। एक अवमूल्यन जनित स्फीति होती है। तो देखिए अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ते हैं और देश में आंतरिक मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसे अवमूल्यन जनित स्फीति कहेंगे। दो और आती हैं इसमें, वो भी सुन लें। एक होती है खुली स्फीति और एक होती है दबी स्फीति। देखिए जो खुली मुद्रा स्फीति है उसमें समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि जो दबी मुद्रा स्फीति है उसमें उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। तो देखिए मुद्रा स्फीति और उससे संबंधित ये कुछ जानकारी थी, कुछ MCQs थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।